Yes, my dear friends, how you all are? Hopefully you are fine. और yes, आपका एग्जाम का डेट आ चुका है. सो हम लोग भी अब आपके साथ लाइव हैं दोस्त, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है. और यस, दिस सेशन विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. जो आपका फाइनल जो एग्जाम बात करता हूँ, हम लोग इस तरह का ये माइक्रो मॉड्यूल ही है, हम लोग ऐसा लॉन्च कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे नहीं बोलते हो अप टू द पॉइंट चीजें को हिट किया जाए. टाइम बहुत कम है अपने पास, लेकिन जो भी टाइम है उस पर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, नहीं बोलते हो कि जहाँ पे जरूरी है सिर्फ वही चीज को करवाया जाए, ताकि आपको मार्क्स को आप मैक्सिमाइज कर सको. कम टाइम को इफेक्टिवली यूज करना है. हम लोग का जो माइक्रो मॉड्यूल हम लोग स्टार्ट किए माय डियर फ्रेंड्स, इस यही सोच के कि ठीक है, जो भी हमारे पास अभी टाइम है, अगर बच्चे उसको इफेक्टिवली भी यूज करता है तो ये आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकता है. सब कुछ हम लोग एनालिसिस कर रहे थे. लास्ट में जो एग्जाम हुआ था, हमने देखा एनालिसिस करने के बाद कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन लिया जा रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन लिया जा रहा है. तो इस सब के एनालिसिस के बाद हम लोग ये माइक्रो मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें हम यही देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, होपफुली एवरीथिंग इज फाइन. तो ये पीपीएससी सब डिविजनल जनरल ऑफिसर जिसका 39 पोस्ट था, तो हम लोग पंजाब गवर्नमेंट का जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं 6 PM से. फिर आपका अदर सब्जेक्ट भी होगा. आज हम लोग एफएम की बात कर रहे हैं, फिर हम सोम की बात करेंगे. अदर सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे करवाया जाएगा. ओके, सो यहाँ हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स. सो पहले देखो, हम लोग ना पहले वो क्वेश्चन डील करेंगे यहाँ पे जो आपके 2019 में आया हुआ है. आज हमारा सिर्फ एफएम पे है. लास्ट नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो हाइड्रोलिक्स मशीन का भी बात करेंगे. ज्यादा क्वेश्चन आपका हाइड्रोलिक्स मशीन से था, स्पेशली पंप से. कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन था सिर्फ और सिर्फ पंप से. उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल से 6 था आई थिंक, 2 हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप से था, और ये 3-4 था जो फ्लूइड मैकेनिक्स से था. क्योंकि आज हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का सेशन है, तो ये जो आपको शुरू का 4-5 क्वेश्चन दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके ही एग्जाम का क्वेश्चन है जो पूछा गया है. इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन को देखते हुए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है उसको हमने फ्रेम किया है. तो जैसे पहला क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में लास्ट टाइम आया हुआ था माय डियर फ्रेंड्स. ये क्वेश्चन क्या है? ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस वन. सो ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ही आया हुआ था. अभी जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था इसमें क्वेश्चन था, ए बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट्स मेटा सेंटर. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात हो रहा है. कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, lies above the center of gravity, lies below the center of gravity, lies between the center of buoyancy and center of gravity. तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? इफ क्या है, कौन सी बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है. बॉडी क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है. मैं बताया हूं, जब कभी भी फ्लोट कर रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मेटा सेंटर का, है ना. किसका आता है सर? मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट आता है जब कभी भी फ्लोट करता है. ठीक है, तो कब सर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब होगा सर? तो जब कभी भी हमारा मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपस में अगर कॉन्साइड कर जाएगा, तो इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज नोन एज व्हाट? मेटा, दैट इज नोन एज व्हाट? स्टेबल. तो आप लोग कमेंट दे सकते हो. तो आप देख सकते हो आपका प्रिपरेशन क्या है, तो आप कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हो. तो ये जो क्वेश्चन था माय डियर फ्रेंड्स, उसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल. अभी हम उस पर भी क्वेश्चन लाए हैं जो हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन था, ए ट्रायंगुलर नोच इज प्रेफर्ड to a rectangular notch because क्यों? Only one reading is required. It gives more accurate result for low discharge. Okay, it measure a wide range of flow accurately and all of the above. क्या हो जाएगा my dear friends इसका आंसर? फटाफट बताओ. You have to be engaged also. मुकुल, इसका आंसर क्या होगा? Tell me first. A triangular notch. कौन सा नोच है my dear friends? Triangular notch को हम प्रेफर्ड करते हैं रेक्टेंगुलर नोच के. क्या वजह है? पहला क्वेश्चन, ट्रायंगुलर नोच सिर्फ एक रीडिंग देता है, ये बात सही है माय डियर फ्रेंड्स. ट्रायंगुलर नोच जो होता है हमारा ओनली गिव वन रीडिंग, ये बात बिल्कुल सही है. दूसरा, इट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट फॉर लो डिस्चार्ज, ये बात भी सही है बैठिए. मैं जो नोचेस की बात करूंगा तो इसका जो रिजल्ट होता है ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो ये भी बात सही है. इट मेजर अ वाइड रेंज ऑफ फ्लो एक्यूरेटली, ये भी बात सही है. हम बहुत एक्यूरेटली कितना भी रेंज हो उसको हम आराम से मेजर कर सकते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? डी, ऑल ऑफ द अबव. और ये हम लोग क्लास में ऑलरेडी भी करवा चुके थे, तो बच्चे ने इसको आराम से किया था. और डी जो आंसर दे रहा है सही आंसर दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स. गुड, डी इज द राइट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था. द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज मैक्सिमम व्हेन द हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन इज. बेसिकली ये क्वेश्चन फ्लो थ्रू पाइप से लिया गया था, आपके एग्जाम में आया था जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, तो इसमें आया हुआ था. ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मैंने करवाया भी था, आप सीरीज देखना. तो अगला क्वेश्चन था, द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ पाइप इज मैक्सिमम. कब मैक्सिमम होगा?
when the head loss due to the friction is equal to, ऑप्शन ए है 1/4 of the total supply head, 1/3 of the total supply head, 1/2 of the total supply, 2/3 of the total supply। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? व्हाट यू आर गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दैट वन? तो यस, याद रखोगे 1/3 है ना। जब कभी भी हेड लॉस इक्वल टू HF इक्वल टू H/3 होता है, इन सच केस यू विल फाइंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसको हम लोग प्रूव भी करते हैं क्लास में। अगर आप क्लासरूम स्टूडेंट हो तो हम लोग ये बात प्रूफ करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम क्यों होगा। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आप आंसर बता दोगे बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, याद रख लोगे। अगला क्वेश्चन है, इफ यू आर गिवन अ 5 सैंपल ऑफ अ लिक्विड हैविंग फिक्स्ड डेंसिटीज, वेल आइडेंटिफाई द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट ऑफ द सैंपल्स विल रीच इन द फॉलोइंग कैपिलरी ट्यूब्स। आपके पास ये ABCD करके कैपिलरी ट्यूब दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है किस ऑर्डर में डियर फ्रेंड्स? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट। आप डालोगे ऐसे करके, है ना। तो इसमें जब अपना होगा तो इसमें क्या होगा? कैपिलरी राइज होगा। जब कैपिलरी राइज होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसमें कौन सी ऑर्डर फॉलो करेगा, मुझे बताओ। H इक्वल टू क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? सिंपली बताओ, आप लोग कमेंट कर दो फटाफट, तब तक आंसर मैं सॉल्व कर देता हूँ। H इक्वल टू क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? तो आप बोलोगे सर H इक्वल टू होता है 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन ऑफ रो GD। सर फ्लूइड वुलूड सब सेम है सर, यहाँ देखो लिखा हुआ है 5 सैंपल लिक्विड हैविंग फिक्स्ड डेंसिटी, डेंसिटी सबका सेम है सर, तो डेंसिटी G तो सेम होगा ही होगा सर, सेम मटेरियल तो सिग्मा भी सब कुछ ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ H इज प्रोपोर्शनल टू 1/D? हाँ सर, जिसका डायमीटर ज्यादा होगा सर उसमें हाइट कम राइज होगा सर। तो किसका डायमीटर ज्यादा है? देखो दिख रहा है A का डायमीटर ज्यादा है सर, तो A का हाइट सबसे कम जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है तो पहले A आ जाएगा। इसके बाद B का डायमीटर दिया हुआ है तो B हो जाएगा। इससे थोड़ा छोटा C का है तो C हो जाएगा। सबसे कम डायमीटर D का है तो हाइट सबसे ज्यादा होगा। यही आंसर हो जाएगा ABCD। सो मतलब माय डियर फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज व्हाट? A फॉर एप्पल, ABCD इज द राइट आंसर। गुड, ऐसे ही सोचना था, आपको दिख रहा था डायमीटर ज्यादा है, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, सबसे कम। जिसमें डायमीटर सबसे कम होगा उसमें हाइट सबसे ज्यादा जाएगा, जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसका कम होगा। वैसे याद रखना कैपिलरी दिखने के लिए डायमीटर आपका 8 mm से कम होना चाहिए, है ना। अगर डायमीटर आपका 8 mm से ज्यादा हो गया तो फिर आपको कैपिलरिटी इफेक्ट नहीं दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो दैट थिंग यू कैन रिमेंबर दैट वन। कभी कभी बुक में 6 भी लिखा रहता है बट नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, अरे क्या है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रियल फ्लूइड? रियल फ्लूइड के लिए इसमें से कौन सा बात सही है? ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इसके पास सरफेस टेंशन होता है, या ये विस्कस होता है? इसमें से रियल फ्लूइड की बात हो रहा है, रियल फ्लूइड के लिए कौन सी बात सही है? इज इनकम्प्रेसिबल, हैज अ सरफेस टेंशन, इज विस्कस। इसका आंसर आप लोग क्या बता रहे हो माय डियर फ्रेंड्स? व्हाट यू आर गोइंग टू गिव द आंसर फॉर द रियल फ्लूइड? सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या है रियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल? क्या कंप्रेसिबल नहीं होगा? हाँ सर, कंप्रेसिबल भी हो सकता है, इनकम्प्रेसिबल भी हो सकता है। तो बोल रहा है इनकम्प्रेसिबल, क्या ये बात सही है? नहीं सर, एयर हमारा रियल फ्लूइड है बट ये कंप्रेसिबल होता है, तो पहला बात गलत है। हैज सरफेस टेंशन, जी सर, जितना रियल फ्लूइड है सबके पास सरफेस टेंशन होता है और सभी के सभी हमारा विस्कस होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 and 3, दैट मींस बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। सर ए आपने क्यों काट दिया? क्या रियल फ्लूइड हमेशा इनकम्प्रेसिबल होता है? नहीं ना, और ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। तो रियल फ्लूइड हमारा कंप्रेसिबल भी हो सकता है, इनकम्प्रेसिबल भी हो सकता है। दैट्स व्हाई मैंने अभी ए को काटा, और विस्कोसिटी सरफेस टेंशन पक्का होगा तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार आता है इसलिए मैंने ले लिया। डेंसिटी ऑफ वाटर किस पे मैक्सिमम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। मैं हर क्लास में करवाता हूँ और हर एग्जाम में ये आता है। अगला क्वेश्चन, रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, पानी का जो ड्रॉप है ये स्फेरिकल होता है, क्यों होता है? विस्कोसिटी के कारण, एयर रेसिस्टेंस के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण? सो व्हाट विल बी द आंसर? रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल क्यों होता है? फटाफट बताओ। विस्कोसिटी, एयर रेसिस्टेंस, या सरफेस टेंशन? यस माय डियर फ्रेंड्स, उसका जो शेप होता है स्फेरिकल, टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन, क्योंकि जब एरिया बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। और कोई भी चीज मैं बताता हूँ टेंशन रहना पसंद नहीं, नेचुरली भी कोई चीज टेंशन रहना पसंद नहीं करता, सब टेंशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, नेचुरली, नेचुरल थिंग्स है। दैट्स व्हाई जब फॉलिंग ड्रॉप्स का एरिया अगर ज्यादा हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो वहां पे सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। टू रिड्यूस दैट सरफेस टेंशन, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द स्फेरिकल, बिकॉज़ फॉर अ गिवन वॉल्यूम अमाउंट the less surface area is possible in case of only in the spherical. That's why this to reduce the surface tension, rain drops हमारा spherical shape में हो जाता है। और आप सबने सही आंसर दिया। अगला क्वेश्चन,
मिल्क, ब्लड एंड क्ले आर द एग्जाम्पल ऑफ क्ले। देखो अगर अपने बच्चे लोग खेलता रहता है, मिल्क हो, ब्लड हो, क्या ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, क्या ये सीडोप्लास्टिक फ्लूइड है, क्या ये परफेक्ट फ्लूइड है या आइडियल फ्लूइड है? तो आप बोलोगे सर हमें इतना तो पता है, मिल्क हमारा या ब्लड न्यूटोनियन फ्लूइड तो नहीं होता है सर, परफेक्ट फ्लूइड नाम का कोई चीज नहीं होता है सर, आइडियल फ्लूइड होगा तो विस्कोसिटी 0 होगा सर, लेकिन हमको पता है ब्लड हो या मिल्क हो सबके पास विस्कोसिटी होता है सर, तो ये भी नहीं होगा सर, आप अंदाज भी लगा सकते थे सूडोप्लास्टिक। लेकिन मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, मिल्क, ब्लड, क्ले सूडोप्लास्टिक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपना आइडियल प्लास्टिक का, टूथपेस्ट, क्रीम आइडियल प्लास्टिक होता है ना। तो ये क्लास में बताता हूँ, बट फिर भी अगर मान लो आप कभी भूल गए, कंफ्यूज कर रहे हो, तो कैसे करोगे? मिल्क, ब्लड न्यूटोनियन तो है नहीं सर, परफेक्ट फ्लूइड तो होता नहीं है सर, आइडियल होता तो विस्कोसिटी 0 होता सर। तो कभी कभार हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके, मान लो अगर आपको याद नहीं है ये, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते थे, अभी जैसे मैंने आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से बताया। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट याद था, मिल्क, ब्लड, इस सब के बारे में क्लास में बताया था, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन पे लगा सकते थे। तो एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स, हाउ यू आर गोइंग टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। ओके, सो यस, come to the next question. That is the another question. A vial of 0.25 liter weight, a vial of 0.25 liter weight is given 5 Newton at room temperature. The specific weight of vial, इसका specific weight क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है my dear friends. Anybody? What is specific weight? What is specific weight? So specific weight is sir weight upon volume. Weight upon volume. That thing. Sir, weight is given here 5 Newton. Yes sir. Sir, volume. Here volume is also known, but in the liter. लीटर में हमें पता है, हमें इसको मीटर क्यू में कन्वर्ट करना है। सो 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यू। याद रखोगे माय डियर फ्रेंड्स, 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यू होता है, याद रखोगे। 10⁻1000 ये याद रख लो, लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यू होता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो हियर लीटर वाज गिवन, सो मैंने कर दिया। यहाँ से सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? By solving this, we will get the 2 kilonewton per meter cube. 2 kilonewton. So B is the right answer. Easy question था, कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंफ्यूजन करता बच्चे, यहाँ पे 2.5 पुट करता, पता नहीं गलत आंसर आ जाता, बट ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाता बच्चे को। अगर कोई ऐसा गलती करेगा, स्पेसिफिक वेट ऐसे लिखेगा, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो देखेगा 5 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है 2.5, ये काट के 2.5 बना देगा, है ना, सॉरी 2 बना देगा, 2 बना देगा और आंसर ए में लगा देगा, जो कि गलत है माय डियर फ्रेंड्स, ए में लगा देगा जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम किस में होना चाहिए? दैट मस्ट मीन द मीटर क्यूब, यू हैव टू बी कीप इन माइंड, अदरवाइज स्टूडेंट आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक लाइक दैट, सो डोंट कमिट सच टाइप ऑफ मिस्टेक इन द एग्जाम्स। ओके, डोंट कमिट सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स। ओके, आपने कर भी रहा है, बहुत बच्चा ने ए आंसर बताया है, गलत है। चलो समझ में आ गई बात, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमारा टारगेट है कि आपको गलती से बचाया जाए। अगला क्वेश्चन, A, the space of 20 mm between the two parallel vertical plate is filled with an vial of viscosity of 2 Newton, 2 Newton second per meter square. Viscosity, okay, Pascal है. Determine the shear stress in the vial in one plate is displaced with a velocity of 1 meter per second. Hopefully ये क्वेश्चन आप लोग कर दोगे, hopefully ये क्वेश्चन आप लोग कर दोगे। क्या बोल रहा है? The space of 20 mm between the two vertical plate is filled with an vial of viscosity, जिसका हमें दे रखा है, ये कुछ ऐसे समझो जैसे ये है वर्टिकल प्लेट है, कोई बात नहीं, इसके बीच में एक हमारे पास ये फ्लूइड भरा हुआ है, दिस फ्लूइड इज फिल्ड अप हियर, द स्पेस, इसके बीच का गैप कितना दे रखा है माय डियर फ्रेंड्स? दैट गैप इज नॉन 20 mm बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट, हम ये दे रखा है, इसका जो विस्कोसिटी है माय डियर फ्रेंड्स दैट इज नॉन 2 न्यूटन सेकेंड, मतलब पास्कल सेकेंड है बेसिकली, 2 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, तो पास्कल सेकेंड ही हो गया ना, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर मतलब 2 पास्कल सेकेंड हमें पता है सर। हमें शियर स्ट्रेस पूछा जाए सर, टॉ इक्वल टू क्या होता है सर? टॉ इक्वल टू होता है म्यू du अपॉन dy होता है सर, तो हमारे पास सब कुछ पता है सर, क्वेश्चन में म्यू पता है 2 सर, du ये तो रुका रहेगा ना सर, आगे वाला जा रहा है, तो u2 ये मान लो u2 तो u1 तो फिक्स है, तो u2 माइनस u1 अपॉन dy, ये गैप कितना है सर? गैप, तो dy मतलब सीधा y जो हमारे पास y2 माइनस y1 होगा सर, जस्ट पुट दैट वैल्यू, जस्ट पुट द वैल्यू 2 सर, u हमें कितना दे रखा है, कितना से मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से सर, तो 1 अपॉन y कितना दे सर 20 सेंटीमीटर, माय डियर फ्रेंड्स यू हैव टू बी कीप इन माइंड, ये 1 मीटर पर सेकंड है, ये 20 mm है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो हम 10⁻³ कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर, एंड यस, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा टॉ इक्वल टू 100, कितना 100
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 पास्कल यानी कि 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ए फॉर एप्पल। द करेक्ट आंसर इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। तो याद रखोगे टॉ इक्वल टू म्यू du अपॉन dy, सब कुछ का वैल्यू आपको दिया हुआ था, ये तो फिक्स होता है बाबू, ऊपर वाला u2 से जा रहा है तो u2 माइनस u1 अपॉन y2 माइनस y1 करेंगे, हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन करना है दोस्त, 50 से ज्यादा क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग मच मोर टाइम बिकॉज़ योर टाइम इज आल्सो वेरी प्रीशियस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिक्विड कंप्रेस्ड, ओके मैं बताता हूं, आप ऐसा मत समझो कि सर ने न्यूमेरिकल ज्यादा लिया, माय डियर फ्रेंड्स 50 में हमने 15 न्यूमेरिकल लिया हूं और 35 से ज्यादा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, लेकिन चूंकि जब मैं एसडीओ का क्वेश्चन एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा था कि बहुत सारा क्वेश्चन था माय डियर फ्रेंड जो न्यूमेरिकल आया था, तो उसको आप न्यूमेरिकल को, हाँ ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप देख रहे हो जितना भी न्यूमेरिकल आपको मैं करवाया हूं दैट ऑल आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, आगे भी न्यूमेरिकल है, आगे भी हम आगे भी देखेंगे, तो दैट ऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल, तो ऐसे ही आया था, फॉर्मूला पाया था, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है तो इजी न्यूमेरिकल आया था, जो कि आप कर सकते हो, ठीक है, जो कि आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ए लिक्विड compressed in a cylinder has a volume of 0.4 meter cube at 50 newton per centimeter square, okay, and the volume of 0.039 meter cube at इतना, the bulk modulus of elasticity of the liquid, bulk modulus आपसे पूछा जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो bulk modulus होता क्या पहले ये बताओ, तो आपको याद होगा bulk modulus होता है सर चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मैं बोलता हूं dp अपॉन dv अपॉन v, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस मत लगाना, माइनस लगाना मत भूलना, माइनस इसलिए नहीं लगाना भूलना क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है ना, बल्क मॉडुलस और वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज करता हूँ, नेवर फॉरगेट टू दैट माइनस साइन। माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन बताता है कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, देखो ना, तो प्यार से सोचो ना, प्यार से सोचो ना, जैसे ये है बाबू, इसमें ये गैस भरा हुआ है ना, इसको कंप्रेस करोगे तो तुम दबाओगे ना, जब इसको दबाओगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, इसका वॉल्यूम कम हो गया लेकिन प्रेशर बढ़ गया, तो वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में कैसा रिलेशन है सर? इनवर्स रिलेशन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको माइनस साइन दिख रहा है। ओके सर, गॉट इट सर, आगे बताओ, फटाफट बताओ सर। तो सर माइनस डीपी P2 माइनस P1 सर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा सर? V2 माइनस V1 whole upon V1 sir. So just put all these value, just put all these value and you will get the answer. So the answer will minus सर P2 कितना दे रखा है सर? सर P2 कितना तक किया गया? 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 150 माइनस P1 कितना है सर? 50 है, 50 ओके सर अपॉन वॉल्यूम का चेंज कितना है सर? V2 माइनस V1, सो V2 है सर 0.039 माइनस ऑफ V1 है सर 0.04 अपॉन या मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 0.39, बस आपको इसको सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। बाय सॉल्विंग दिस हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? बल्क मॉडुलस को हम के से डिनोट करते हैं, बीटा से नहीं, के से डिनोट करते हैं, बीटा तो कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट करते हैं। बाय सॉल्विंग दिस तो के का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 400 न्यूटन पर सीएम स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, आप आंसर लगा देते, ए इज द राइट आंसर। गुड, ओके सॉरी, ठीक है मिर्दुल, मैंने करेक्ट कर दिया, बीटा से नहीं, हम लोग बल्क मॉडुलस को के से डिनोट करते हैं, ठीक है, इट इज गोइंग टू डिनोटेड बाय द के। सो क्लियर है ना, बहुत इजी क्वेश्चन आता है माय डिफरेंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सब था, सीधा वैल्यू पुट करते आराम से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नो नीड टू वरी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये याद रखना दोस्त के, अच्छा बीटा पूछता तब क्या होता बाबू? बीटा याद रखोगे 1 अपॉन की होता है, बस रिलेशन याद रखोगे, बीटा इक्वल टू 1 अपॉन के, तो इससे आपको बीटा पूछे तो आप बीटा भी आराम से निकाल सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फटाफट आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, हाँ, व्हेन कैन अ पीजोमीटर बी नॉट यूज्ड फॉर द प्रेशर मेजरमेंट इन पाइप? हम पीजोमीटर को कब यूज नहीं कर सकते हैं? जब हम प्रेशर मेजर करेंगे पाइप के अंदर, द प्रेशर डिफरेंस इज लो, द वेलोसिटी इज हाई, द फ्लूइड इन द पाइप इज गैसेस, द फ्लूइड इन द पाइप इज हाईली विस्कस। तो कब आप पीजोमीटर को यूज नहीं करोगे ये पूछा जा रहा है, नॉट यूज्ड। तो सर जब कभी भी गैस होगा सर हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पीजोमीटर में जब हम डालेंगे सर तो गैस है, तो गैस को लीकेज होने की ज्यादातर चांसेस होती है सर, लीकेज हो जाती है सर, इसीलिए पीजोमीटर के थ्रू हम लोग कभी भी उस फ्लूइड का प्रेशर मेजर नहीं करते हैं, उस पाइप में प्रेशर मेजर नहीं करते हैं जहां पे हमारा सर गैस होता है। तो सी इज द यहाँ पे राइट आंसर होगा, हम नहीं मेजर करेंगे,
पीजोमीटर याद रखोगे, प्रेशर डिफरेंस लो होता है तभी यूज करते हैं, सही बात है। वेलोसिटी हाई अगर हो, वेलोसिटी हाई इसीलिए प्रेशर डिफरेंस कम है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, जो कि आप इजीली बता सकते हो। गुड, अगला क्वेश्चन। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना विथ अ साइड इन इक्वल सरफेस हैविंग डेप्थ h, द डेप्थ ऑफ प्रेशर विल बी, द डेप्थ ऑफ प्रेशर विल बी, क्या करोगे खुद? कैन यू ट्राई इट एनीबॉडी? कैन यू ट्राई इट एनीबॉडी? सर आप पूछोगे सर हमसे पूछा जा क्या है? सर हमको डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर पूछा जा रहा है, बेसिकली डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना विथ अ साइड इन अ लिक्विड सरफेस हैविंग डेप्थ h, साइड के साथ हम दे रहे हैं जिसका डेप्थ h है, तो पूछा जा रहा है कि मुझे बताओ डेप्थ ऑफ प्रेशर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? देखो मैं दो तरीका बताता हूँ, एक शॉर्टकट बताता हूँ और एक आपको प्रैक्टिकल। भाई शॉर्टकट से चला लेता हूँ काम, क्या बोलते हो? दोनों दिखाऊं? दोनों या एक? शॉर्टकट ये होता है, आप याद करो माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद होगा एच स्टार इक्वल टू होता था आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। हाँ सर होता है सर, आई जी अपॉन, ये हमारे पास क्या होता है, एच स्टार क्या है सर? ये लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर होता है सर। ओके, आई जी हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ए एच बार। सर एक बात बताओ, क्या पता सर, एक बार अगर हमने मटेरियल बना दिया तो आईजी फिक्स हो गया ना सर? हाँ सर ये भी फिक्स हो गया। अगर एक बार हमने बॉडी को बना दिया तो उसका एरिया भी फिक्स हो गया। हाँ सर हो गया। तो एच स्टार इक्वल टू, क्या मैं कुछ लिख सकता हूँ समथिंग कांस्टेंट अपॉन एच बार प्लस एच बार? हाँ सर लिख सकते हो सर, क्योंकि आईजी भी फिक्स हो गया। आईजी जो ज्योमेट्रिक क्वांटिटी, अगर एक बार हमने ज्योमेट्री दे दिया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स हो गया, उसका एरिया भी फिक्स हो गया। ओके गोट इट सर, गोट इट सर, राइट सर, राइट सर, गोट इट, गोट इट। सर एक बात बताओ मेरे को, हाँ क्या 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 पूछो सर, एक बात बताओ, तो एच स्टार जो है, जो सेंटर ऑफ प्रेशर है सर, ये एच बार प्लस समथिंग, हाँ सर एच स्टार इज मोर देन एच बार। हाँ सर एच बार क्या है सर? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है, तो एच बार से ज्यादा है ना सर? हाँ एच बार से ज्यादा है, तो एच बार से ज्यादा मतलब यहाँ पे उन्होंने एच बार को एच बोला है, सेंटर ऑफ डेप्थ उन्होंने एच दे रखा है, ठीक है, उन्होंने एच दे रखा है जिसको हम एच बार बोल रहे हैं, तो एच स्टार एच से ज्यादा होगा। सर ऑप्शन बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है जो कि हमारा ए है। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट अप्रोच, that is called a smart approach which you will adopt in the exams, okay? But what is the actual approach? Actual approach is that one. I will put all these value here, I will put all these value, I will put all these value, h star equal to ig upon a h bar plus h bar, I will put the value of ig bdq upon this, and after that I will give the area, and finally you will get that answer. So that one is another approach, but my dear friends, in exam your passions, your presence of mind is also one of the important role going to play. Otherwise अगर आप इससे जाओगे it will take 2 or 3 minutes, but if you just give your presence of mind that h star is always below the h bar, you will get the answer A very easily. So don't waste your time, come to the next question. Next question, what is next question my dear friends? So the next question on your screen, sensitivity of U2 manometer with inclined leg depends upon a specific weight of liquid, length of inclined leg, angle of inclination, atmospheric pressure. What will be answer my dear friends? What will be answer anybody? What will be answer Dharmender, Mukul? What do you think? So my dear friends, sir sensitivity क्या होता है my dear friends? याद रखना 1 upon sin theta होता है, this is known as sensitivity. ये तुमसे ये भी वैल्यू पूछा जा सकता है, what is sensitivity of inclined column manometer? This is in case of inclined column, in case of inclined column manometer, this is known as sensitivity, okay? So sir sin theta, so that is depends upon the angle of inclination, but अभी तो आपसे ये पूछा, कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि what is the sensitivity, तो ये आंसर हो जाएगा 1 upon sin theta, तो याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2 meter deep swimming pool, pressure difference between the top and the bottom of the pool. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताओगे, खुद ही बताओगे। प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? P इक्वल टू आप समझते हो रो जी एच होता है, तो प्रेशर डिफरेंस ऊपर में टॉप में यहाँ पे पूल से पूछा जा रहा है, आप खुद बताओगे। ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट था, चलो बहुत इजी क्वेश्चन था तो उसमें मैं टाइम बिल्कुल नहीं देगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट अ पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? है ना, when a body is floating in a liquid is given a small angular displacement, it start oscillating. जैसे हमारे पास ये बॉडी है माय डियर फ्रेंड्स, it is going to floating, it is going to float, okay, it is going to float. अब मैं इसको थोड़ा सा ना डिस्टर्ब कर देता हूँ फोर्स लगा के,
तब ये ऐसे ऐसे होने लगेगा, नहीं होने लगेगा, बिल्कुल होने लगेगा। तो किस पॉइंट के अबाउट, तो याद रखोगे माय डियर फ्रेंड्स, ये हमेशा यहाँ पे जाएगा और जहां पे कट करेगा यहाँ पकड़ लो, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे करेगा माय डियर फ्रेंड्स, और यही पॉइंट हमारा मेटा सेंटर कहलाता है। मेटा सेंटर को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या करूं, बहुत टाइम नहीं ले सकता यार, टाइम आपके पास कम है। जैसे ये है हमारे पास मेरे प्यारे दोस्त वासियों, एक बॉडी है, इसको जब तुम टिल्ट करोगे तो बॉडी कुछ इस टाइप से टिल्ट हो जाएगा। इसका नॉर्मल एक्सिस ये होगा, इसका भी देखो ये नॉर्मल एक्सिस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, बाद में सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर जाएगा इधर, सेंटर ऑफ बुओयनेंसी शिफ्ट कर जाएगा, और यहाँ से सेंटर ऑफ बुओयनेंसी अभी मान लो यहाँ पे है, सेंटर ऑफ बुओयनेंसी का लाइन ऑफ एक्शन जिस पॉइंट पे नॉर्मल एक्सिस को कट करता है वही पॉइंट मेटा सेंटर कहलाता है। तो दो तरीका से मेटा सेंटर को जब पकड़ लोगे तो बॉडी इसी के अबाउट ऐसे 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 होगा, है ना, ऑसिलेट करने लगता है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, मेटा सेंटर। ओके, करेक्ट आंसर इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, मेटा सेंटर। प्लीज गेट के लिए एस्पिरेंट्स, गेट के लिए मॉड्यूल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 तारीख से। ओके, 1 तारीख से होगा, हो नहीं चुका है, फ्रॉम द 1st of October योर सरल एंड सफल बैच मॉड्यूल विल बी स्टार्टेड, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलो फटाफट अगला क्वेश्चन पे आते हैं अपने लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, क्या बोल रहा है, a cuboid of total height is 44 centimeter, length and width 11 centimeter, each floating on a water. What is the height of the cuboid immersed in the water if the density of the material is 850 kg per meter? मैं आपको 20 सेकंड दूंगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। नहीं एस्पिरेंट, दैट इज नॉट फॉर द गेट, दैट इज नॉट फॉर द गेट, बट यस कॉन्सेप्ट तो उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। गेट में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है ना बट देखो दोस्त, आसान और डिफिकल्ट आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको चीजें का अंडरस्टैंडिंग डिटेल्स है, आप हर चीज आपको पता है, तो आपके लिए कोई टफ नहीं है। लेकिन आपको अगर कुछ भी नहीं पता है, चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हर चीज आपके लिए टफ होता है। तो इजी और टफ नॉट अ बिग फैक्टर, द ओनली डिफरेंस इज दैट हाउ मच कॉन्सेप्ट you are clear, that only things we differentiate between the difficulties and easy। अगर आपका कॉन्सेप्ट वेल एंड गुड है तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आप बोलोगे सर डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर नहीं है तो आपको हर क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा। सो नो नोट वरी। चलो आपका टाइम अप हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स, आपका आंसर आ चुका है हमारे पास, क्या नहीं आया अभी तक, आपका आंसर नहीं आया है तो अब मुझे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं मैं कर देता हूं। कितना सेकंड लूंगा, 20 सेकंड। फटाफट समझने की कोशिश करो माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट। एक हमारे पास क्यूबाइड है जिसका टोटल हाइट है 44 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम में आया हुआ था। टोटल हाइट कितना है सर, टोटल हाइट है 44 सेंटीमीटर। तो सर एक हमारे पास क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड कुछ इस तरह का हो सकता है सर, है ना, बिल्कुल। थोड़ा सा ओके ओके, थोड़ा हटाना पड़ेगा, अच्छा नहीं बना डायग्राम जैसे चाहते थे। चलो फटाफट बताओ आप लोग आंसर, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बन गया जैसे, चलो फटाफट। सो ये है जिसका हाइट हमें पता है सर, है ना, इसका ये पूरा हाइट है सर, ये उसका हाइट है ना, ये हमें दे रखा है कितना 44 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में सर हमको लेंथ दे रखा है, लेंथ हमें 11 है और विड्थ भी 11, ये भी 11, ये भी 11, ठीक है सर। हाँ फ्लोट, अब ये पानी में चला गया सर, पानी में इसको डाल दिया और ये फ्लोट कर रहा है। कहाँ डाल दिया सर, पानी में डाल दिया, देखो each and floating on the water, इसको वाटर में डालें तो ये फ्लोट कर रहा है। सपोज करो ये यहाँ पे वाटर का लेवल है और ये इसमें क्या कर रहा है, फ्लोट हो रहा है, तो ये हमारा वाटर का लेवल है। ओके सर, ठीक है सर, ये हमारा वाटर है इसके अंदर, इसमें हमने इस बॉडी को डाला, ये फ्लोट कर रहा है। गुड। व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्यूबाइड इमर्ज, अब पूछा जा रहा है ये बताओ पानी के अंदर ये कितना हाइट, कितना अंदर गया, पानी के अंदर कितना अंदर गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बस यही आपसे पूछा जा रहा है। एस्पिरेंट्स नो नीड टू वरी, हो जाएगा सब क्लियर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, डोंट बी वरी, बी पॉजिटिव, हो जाएगा क्लियर। ओके सो हमसे पूछा जा रहा है सर, इस क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। तो सर हमसे पूछा जा रहा है द डेंसिटी ऑफ वाटर, हमें डेंसिटी ऑफ मटेरियल, इस मटेरियल का जो डेंसिटी है सर ये हमें दे रखा है 850 केजी पर मीटर। सर जी एक बात बताओ, ये नीचे की तरफ mg लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा सर। ये बॉडी नीचे की तरफ mg लगाएगा, हाँ सर बॉडी नीचे की तरफ mg लगाएगा, और पानी, क्योंकि बॉडी को पानी में डाले हैं तो पानी ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, अरे जोर से बोलो, अरे फिर से बोलो, क्या बोलो, पानी ऊपर से क्या लगाएगा सर, सर बुओयनेंसी लगाएगा सर, सर ऊपर बुओयनेंसी लगेगा सर। ओके सर बॉडी फ्लोट कर रहा है ना सर, बॉडी फ्लोट कर रहा है ना सर, इसका मतलब बुओयनेंसी फोर्स इक्वल टू वेट है, तभी तो फ्लोट कर रहा है। अगर वेट ज्यादा होगा तो डूब जाएगा,
बुओयनेंसी ज्यादा होगा तो ऊपर फेंक देगा। सर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब है वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू बुओयनेंसी फोर्स हो जाएगा सर, बुओयनेंसी फोर्स हो जाएगा सर। हाँ सर, वेट ऑफ फोर्स इक्वल टू बुओयनेंसी फोर्स। सर वेट कितना हो जाएगा सर बॉडी का, वेट होता है mg, वेट कितना हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स बताओ। तो हम बोलेंगे वेट ऑफ द बॉडी की बात करेंगे सर, तो रो ऑफ बॉडी इंटू जी इंटू वी ऑफ बॉडी इक्वल टू होता है माय डियर, बुओयनेंसी फोर्स होता है रो ऑफ एफ इंटू जी इंटू वी सबमर्ज, कितना पानी के अंदर है। तो सर हमको रो पता है सर, ये 850 पता है सर, सर जी जी दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा सर, ये जी से ये जी चला जाएगा सर, हमारे पास ये 850 है सर। हमें भी बॉडी हमको पता है सर, कितना पता है सर, भी बॉडी, बॉडी कितना पता है सर, 11 11 44, 11 11 44 ये बॉडी का वॉल्यूम है, इक्वल टू रो एफ, पानी है ना सर, पानी है पानी है पानी है पानी पानी पानी, हाँ वाटर है ना सर, तो ये 1000 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट सर। और भी सबमर्ज, सर पानी में कितना सबमर्ज है, 11 11 और ये h, इतना ही तो पानी में सबमर्ज है, तो 11 11 गुने h। क्या आप h नहीं सॉल्व कर सकते हो क्या, क्या आप h नहीं कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल बता रहा हूं, बुओयनेंसी फोर्स इक्वल टू द वॉल्यूम व्हिच इज गोइंग टू बी डिस्प्लेस्ड। सॉल्व कर लोगे, आप बोलोगे सर यहां से हम h आराम से सॉल्व कर लेंगे, 11 11 11 11 कट जाएगा। h सॉल्व करने के बाद सर हमारे पास बाय सॉल्विंग दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ 37.4 सेंटीमीटर, 37.4 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। सो 34.7, 37.4, यस माय डियर फ्रेंड्स, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कुछ नहीं था, थोड़ा सा घुमा दिया था, आपको ये लगाना था। देखो हमेशा याद रखो बेसिक चीज, कोई चीज फ्लोट करेगा तो नीचे से बुओयनेंसी लग रहा है, ऊपर से हमारा वेट लग रहा है, फ्लोट कर रहा है तो दोनों बराबर होगा। और एक चीज और, जो बुओयनेंसी फोर्स होता है बेसिकली दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और ये होता है रो जी वी, और बुओयनेंसी फोर्स होता है रो एफ जी, और भी समझ पानी के अंदर कितना बॉडी है ये होता है। तो होपफुली आपने कर लिया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। अगला क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन, फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे, वेट पे, मेटा सेंटर पे, या स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड पे। तो अभी मैंने बताया था जब हम फ्लोटिंग बॉडी की बात करेंगे तो ये डिपेंड करेगा मेटा सेंट्रिक हाइट पे। मैं बता दूं, अगर मेटा सेंट्रिक हाइट जिसको हम जीएम बोलते हैं, याद रखोगे माय डियर फ्रेंड्स, अभी एक और डाटा आपको दे देता हूं यहाँ पे, अगर मेटा सेंट्रिक हाइट हमारा पॉजिटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। लिख लेना, मेटा सेंट्रिक हाइट जीएम इज पॉजिटिव, तो मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, याद रखोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। मेटा सेंट्रिक हाइट इक्वल टू 0, मतलब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। और मेटा सेंट्रिक हाइट अगर कभी नेगेटिव आ जाए तब ये हमारा अनस्टेबल होगा। ये भी क्वेश्चन आपसे कभी न कभी पूछा जा सकता है, तो बेटर टू रिमेंबर दिस, मेटा सेंट्रिक हाइट इज पॉजिटिव स्टेबल इक्विलिब्रियम, मेटा सेंटर हाइट 0 न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मेटा सेंटर नेगेटिव अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिलहाल करेक्ट आंसर इज C4 चेन्नई। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, to ensure the stability of a floating ship, okay good, to ensure the stability of floating ship which of the condition must be satisfied, है ना, floating ship है, the center of gravity should be above the center of buoyancy, the center of gravity should be below the center meta center, the center of gravity should be above the meta center and buoyancy, option D, the center of gravity should be below of the yes below of the buoyancy। क्या होगा my dear friends, to ensure the stability of floating body, जब भी फ्लोटिंग बॉडी आ गया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, बात तो होगा मेटा सेंटर का, बात तो होगा मेटा सेंटर का। ओके, अब सर फ्लोटिंग स्टेबिलिटी की बात हो रही है सर। देखो बाबू हमेशा याद रखना, मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ, देखो स्टेबल होने के लिए ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, कभी तुम लोग, मैं बताता हूँ, प्लेन में सफर किए हो, नहीं किए हो, आप कभी करोगे जब आपका शादी वादी होगा, तो प्लेन में जब जाओगे तो देखो आपका जो लगेज होता है ना, लगेज जो 20 केजी 25 केजी 15 केजी ज्यादा होगा, इसको तुमको ऊपर नहीं नीचे वाले पोर्शन में रखने को दिया जाएगा, नीचे वाले पोर्शन में। तुम चलो इतना छोड़ो, अगर मैं बात करूं अपना कौवा, क्रो का देखते हो, क्रो का पेट नीचे की तरफ होता है, क्यों? क्योंकि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो ये स्टेबल होता है। हमेशा याद रखना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचा स्टेबल। अगर हम फ्लोटिंग बॉडी की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेटा सेंटर से नीचा होना पड़ेगा, तब ये फ्लोटिंग स्टेबल हो जाएगा। अगर मैं किसी सबमर्ज्ड बॉडी की बात करूं जो पूरी तरह से पानी में है, जस्ट लाइक ए सबमरीन, जब ये पूरी तरह से पानी में है तब हम मेटा सेंटर की बात नहीं करते हैं, तब हम सेंटर ऑफ बुओयनेंसी की बात करते हैं। और सर अगर सेंटर ऑफ बुओयनेंसी से नीचे है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो स्टेबल। बस एक बात याद रखो, स्टेबल होने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचा होना पड़ेगा। फ्लोटिंग के केस में मेटा सेंटर से नीचे,
और कंप्लीटली सबमर्ज्ड के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे। बस दिमाग में फिट कर लो बात, स्टेबल होने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचा होना पड़ेगा। फ्लोटिंग में मेटा सेंटर से नीचे और सबमर्ज्ड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे। ओके, क्लियर हो गई डाउट? आज के बाद ये डाउट नहीं होना चाहिए कभी। तो यहाँ पे क्या होगा सर, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी अबव, गलत, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी बिलो द मेटा सेंटर। बिल्कुल सही जवाब है सर, बी फॉर बॉम्बे इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो अब इस पे अब आप, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में। इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, ए पीस ऑफ मेटल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 okay is placed in a mercury of specific gravity 13.6 under this situation, क्या होगा? The metal piece will be immersed in the mercury by half, the metal piece will sink to the bottom, the metal piece will float over the surface of the mercury when no immersion, the whole of the metal piece will be immersed with its top surface just at mercury. So what will be my answer, my dear friends? Waiting for your answer. Just be engaged na. What will be answer? A piece of metal having a specific gravity 13.6 और इसको हम उसमें डिप कर रहे हैं जिसमें जिसका भी उसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है। इस कंडीशन में क्या होगा? मैंने क्लास में आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था मेरे दोस्तों, हमेशा बताया था। सुनो, जैसे प्यार से समझो। क्या समझा दूं क्या डिटेल में? हाँ सर समझा दो सर, थोड़ा सा तो समझाना ही पड़ेगा गुरुजी। देखो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे दोस्तों, अरे ये तो बड़ा बड़ा आ रहा है, छोटा छोटा चाहिए मेरे को। सो या देखो, दो चीज हो सकता है, याद रखना। अगर मान लो डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ज्यादा है, तब ये बॉडी पूरी तरीका से डूब जाएगा, पूरी तरीका से डूब जाएगा, नीचे आ जाएगा। और अगर मान लो हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से कम है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से कम है, तब ये बॉडी फ्लोट करेगा, है ना। अच्छा सर, तीसरा केस, इस क्वेश्चन में तीसरा केस है सर। तीसरा केस क्या है सर? इस बार डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू है सर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो क्या होगा सर उस केस में? क्या होगा मालूम है? फ्लूइड का टॉप सरफेस, बॉडी का टॉप सरफेस फ्लूइड को पूरी नहीं डूबेगा, डूब तो पूरी आ जाएगा, लेकिन जो फ्लूइड का टॉप सरफेस होगा सर उसको टच करेगा बॉडी का टॉप सरफेस। मतलब डूब तो पूरी तरीका से गया, ये भी पूरी तरह से डूबा है, लेकिन ये पूरा नीचे आ गया, ये फ्लोट कर रहा है। और जब दोनों का डेंसिटी सेम हो जाएगा तो उस केस में मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, याद रखोगे, बॉडी डूब तो जाएगा, लेकिन बॉडी का जो टॉप सरफेस है वो पानी के टॉप सरफेस को क्या करेगा? टच करेगा। याद रखना, ये हम क्लास में प्रूफ करते हैं बच्चों के साथ, आपके साथ भी किए होंगे अगर आपने क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन किया होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर द राइट आंसर, द होल ऑफ द मेटल पीस विल बी इमर्स्ड विथ टॉप सरफेस, व्हाट? टॉप सरफेस जस्ट एट द मरकरी, जस्ट touch the mercury, just at the mercury. Yes, that was the key point. The correct answer is D4, Delhi is the right answer. तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना। याद रखना, जब डेंसिटी कम है बॉडी का तो फ्लोट करेगा, ज्यादा है तो डूब जाएगा। जब दोनों का सेम होगा तभी भी पूरी तरह से डूबेगा, लेकिन बॉडी का टॉप सरफेस फ्लूइड के टॉप सरफेस को टच करेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट व्हेन द फ्लो इज, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन द फ्लो इज टेंजेंशियल, पैरेलल, irrotational या rotational. So my dear friends, whenever you talk about the velocity potential function, it is going to be denoted by the phi, and whenever velocity potential function is exist, the flow must be irrotational. The flow must be irrotational. ये SSC JEE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था, तो होपफुली आप बता सकते थे that question has been asked in the SSC JEE 2020 and the correct answer is what? Irrotational. याद रखना, कभी भी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है तो फ्लो पक्का इरोटेशनल होगा, कभी भी स्ट्रीम फंक्शन हो तो पक्का ही फ्लो इनकम्प्रेसिबल होगा। अरे बाबा क्या समझा सर? क्वेश्चन में अगर लिखा है ना वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन तो पक्का फ्लो इरोटेशनल होगा, लेकिन सर अगर क्वेश्चन में लिखे ना स्ट्रीम फंक्शन तो पक्का इनकम्प्रेसिबल होगा। ओके सर, समझ गया सर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, flow occurring in a pipeline when valve is being opened. Okay, flow occurring in a pipeline. ये आपके पास एक पाइपलाइन है माय डियर फ्रेंड्स, है ना, ऐसे करके पाइपलाइन है। यहाँ पे हमने एक अपना क्या बोलते हैं, नल बोलते जो भी है, ऐसे करके टंकी लगा दिया, ऐसे करके पानी के लिए। यहाँ पे हमने valve लगा दिया। जैसे तुम लोग सुबह को नहाते हो ना तो valve खोलते हो ना अपना नल का, हाँ, तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये आपसे पूछा जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या एसटीडी, अनएसटीडी, लेमिनार या वोर्टेक्स।
सो माय डियर फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर योर आंसर। नहीं बताओगे आप लोग? नहीं बताओगे? एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन इफ यू गाइस आर एंजॉयिंग। ओके, सो यस माय डियर फ्रेंड्स, दैट विल बी द नेक्स्ट डे। देखो जैसे जैसे तुम खोलते हो ना, टैप खोलते हो ना, तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ता रहता है। नहीं, जब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, या टाइम के साथ जब फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज होता है ना, तो अनस्टेडी कहलाता है। जब तुम टैप खोलते हो ना, तो धीरे 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 पानी की वेलोसिटी बढ़ती है, टाइम के साथ बढ़ती है। हाँ सर, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट, अनस्टेडी। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, द स्टीम फंक्शन ऑफ ए टू डायमेंशनल फ्लो इज गिवन बाय 2xy, द फ्लो इज। स्टीम फंक्शन हमको दिया हुआ है 2xy, तो फ्लो क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। फ्लो क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। किसी ने किया क्या? कोई कर सकते हो उस क्वेश्चन को या नहीं कर सकते हो? एनीबॉडी? स्टीम फंक्शन हमको दिया हुआ है सर, स्टीम फंक्शन दिया हुआ है पाई इक्वल टू 2xy। स्टीम फंक्शन था ना सर, अगर ऑप्शन इनकम्प्रेसिबल होता तो मैं वैसे लगा देता, ऑप्शन इनकम्प्रेसिबल है ही नहीं। ओके, अगर होता तो मैं लगा देता, इनकम्प्रेसिबल होता ही है, लेकिन चूंकि है ही नहीं तो हमको कुछ सोचना पड़ेगा। हम बोलेंगे सर फाई इक्वल टू हमें दे रखा है, अगर हमको यू चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या होता है बताओ एनीबॉडी? तो यू होता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 2y। अगर हमको v चाहिए तो माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल वाई होता है, तो ये हो जाएगा 2x। अब देखो हमको याद है, अगर मैं एक बार फिर से, अगर मैं यहां से निकालूं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करूं, अगर हम डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करूं तो ये भी जीरो आ रहा है, और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर करूं तो ये भी जीरो आ रहा है। तो आपको पता होगा ये दोनों जीरो आने का मतलब है फ्लो हमारे पास क्या होता है, इरोटेशनल हो जाएगा, क्योंकि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है, तो फ्लो हमारा इरोटेशनल कहलाता है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भाग गया क्या? कहां भाग गया? स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय, सेम क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं, स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय 2xy, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट 3 and 4। मोस्टली स्टूडेंट इसका क्या करेगा मैं बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करता है, इसको 5 मिलता है, देखता है 2xy, वो बोलता है ओके x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, तो दो एक कहता है क्या 2:3:4, 2 सही कर रहा हूँ, 2:3:4, 24 है कि नहीं? हाँ 24 है, तुरंत डी में लगा देगा 24। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज टोटली रॉन्ग आंसर, दैट इज टोटली रॉन्ग आंसर। मैंने बताया जो मोस्टली स्टूडेंट जब मैं देखता हूँ क्लास में, जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वही जवाब देता है, जो कि बिल्कुल ही गलत जवाब है। और आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप खुशी खुशी आ जाओगे कि मैंने क्वेश्चन सही किया, लेकिन जब आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे तब बोलोगे हाँ एक तो एक क्वेश्चन आता था वो भी मैंने गलती कर दिया। तो डोंट मेक अ मिस्टेक लाइक दैट। okay, so don't do like that। okay, so what you have to do, ऐसा mistakes नहीं करना है आपको। so you can say sir phi equal to this is 2xy। so first of all you have to calculate the u। so what will be u? u will be the del psi upon what, del y। माइनस साइन लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास हो जाएगा -2x। अगर हम v इक्वल टू बात करेंगे सर, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स, ये आ जाएगा 2y। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, वेलोसिटी इज x कंपोनेंट, तो -2xi प्लस ऑफ 2yj। तो यहां से वेलोसिटी हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, x की वैल्यू पुट करो, तो -2:3 प्लस ऑफ 2:4, तो कितना हो जाएगा 6 + 8। अब आप इसको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा रहा है, ये i है और ये j है, तो वेलोसिटी का अगर हमको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अभी तो ये वेलोसिटी भी आ गया। अगर हमको मॉडुलस भी चाहिए तो डायरेक्टली इसको स्क्वायर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? एनीबॉडी व्हाट विल बी द आंसर? यस नितिन पाठक सर, हाउ आर यू? बढ़िया है आप? यस। सो बाय सॉल्विंग दिस माय डियर फ्रेंड्स, एनीबॉडी हाउ मच इट इज कमिंग आउट टू बी? यस 100। कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 36 प्लस 64, 100 मींस 10 यूनिट। सो सी इज द राइट आंसर, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। सो डोंट मेक अ मिस्टेक लाइक दैट, ऐसा मिस्टेक कतई नहीं करना है जो मैंने किया था। आप लोग करते हो i = 2xy लिखते हो और ज्यादा xy की वैल्यू पुट कर देते, तो ऐसे करना था, आराम से हो जाता। चलो
तो आप लोग समझदार बच्चे हो, आपने कर लिया होगा, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगला क्वेश्चन, स्मोक इमिटिंग फ्रॉम द लाइटेड सिगरेट। सिगरेट पीते हो आप लोग? नहीं पीना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। सो स्मोक इमिटिंग फ्रॉम ए लाइटेड सिगरेट, जो सिगरेट जलता है उससे जो स्मोक निकलता रहता है, ये क्या बताता है? पॉइंट बताता है, स्ट्रीम लाइन बताता है, या स्टिक लाइन बताता है, या पाथ लाइन बताता है? टेल मी फास्ट। है ना, स्मोक जलता रहता है, सिगरेट उससे जो स्मोक निकलता है माय डियर फ्रेंड्स, ये कौन सा चीज इसमें हमको बताता है? दिस थिंग यू हैव टू गिव द आंसर। सो यस माय डियर फ्रेंड्स, ये हमेशा हमको स्ट्रिक लाइन बताता है ना, सिगरेट पीते उससे जो स्मोक निकलता रहता है, ये कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करता है? स्टिक लाइन। हालांकि एक बात और याद रखोगे, जब कभी भी फ्लो हमारा स्टेडी होता है तो स्टिक लाइन, स्ट्रीम लाइन सभी की सभी आइडेंटिकल हो जाता है, याद रखना। इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो, स्ट्रीम लाइन, स्टिक लाइन, पाथ लाइन, दैट ऑल बिकम्स आइडेंटिकल। बट अगर चूंकि स्टेडी फ्लो की नाम नहीं है तो दैट इज द मोर एक्यूरेट टू द स्ट्रिक लाइन। सो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन क्या है? ए कोनिकल रिड्यूसर फॉर्म ए पार्ट ऑफ पाइपिंग सिस्टम एंड रेस्ट ऑन अ सपोर्ट। ओके, इट्स, अच्छा आप बोलोगे सर फास्ट कर रहे हैं। दोस्त, हमें 1 घंटा में अपने को अभी बहुत सारा 60 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन डिस्कस करना है। सो यू हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बट टाइम हैव लेस। तो हम लोग सीधा अप टू द बात कर रहे हैं जो हमें जरूरी है। नो दिस दैट इधर उधर कोई बात नहीं, जो हमें जरूरी है, जो हमें याद रखना है, सीधा हम लोग यहीं पे फोकस हो रहे हैं। और इतना तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में बात सेट हो जाता होगा, तो उतना ही टाइम मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन पे। सो डोंट थिंक कि सेशन इज बीइंग इन द हरी, नो नो नो, एवरीथिंग इज बीइंग स्लोली, सो डोंट वरी। यस राघव अरोड़ा, बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। देखो क्या है यार, अब टू द बात करो ना, टाइम है इतना, सीधा क्वेश्चन पकड़ो, सॉल्व करो, तरीका देखो। डोंट ऐसे मुझे कोई बोल दे सर आप फास्ट करा देते हो, फास्ट क्या मतलब है यार? चीजें हैं, आसान से बता रहा हूँ, चीजें बहुत आसान है। अब एक ही क्वेश्चन में मैं 5 मिनट दूंगा तो फिर आपको और भी सब्जेक्ट करना है ना। चलो कोई बात नहीं सर, आपने नहीं बोला, अच्छी बात है। चलो देखो फटाफट, एक कोनिकल रिड्यूसर फ्रॉम ए पार्ट ऑफ पाइपिंग सिस्टम and rest on a support. Okay, its diameter changes from 40 centimeter at inlet and 30 centimeter at exit. Okay, the water enters with a constant velocity of 9 meter per second. What is the exit velocity of water? आपसे ये exit velocity पूछा जा रहा है and you have to be answered that one. ये exit velocity पूछा जा रहा है, so आपसे पूछा जा रहा है exit velocity बताओ। तो एक कोनिकल है सर हमारे पास, कैसा? आप लोग ये सॉल्व करो फटाफट। ऐसे करके एक कोनिकल हमारे पास है, रिड्यूसर है, ऐसे करके होगा हमारे पास, है ना। एक कोनिकल रिड्यूसर फॉर्म ए पार्ट ऑफ पाइपिंग सिस्टम एंड रेस्ट ऑन अ सपोर्ट, किसी सपोर्ट पे रेस्ट है। इट्स डायमीटर चेंजेस फ्रॉम 40 टू 30। तो ये जो डायमीटर है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डायमीटर हमें दे रखा है, ये डायमीटर अगर मैं D1 बोल दूं तो D1 इज नॉन हाउ मच 40। एंड अगर मैं D2 की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो D2 है, सो लेट्स से दिस इज D2 एंड द वैल्यू इज गिवन 30 सेंटीमीटर। वेल दिस इज गिवन इन द cm। ओके सर, the water enters with a constant velocity of 9 meter per second। यहाँ पे जा रहा है, ये v1 है सर, जो कि 9 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, लेकिन सर अंदर जाएगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। सो व्हाट इज द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ वाटर, हमसे ये पूछा जा रहा है सर v2। ये बहुत इजी क्वेश्चन था सर, हम जस्ट कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे सर। क्या लगाएंगे? कंटिन्यूटी इक्वेशन, ρ1 a1 v1 इक्वल टू ρ2 a2 v2, याद रखोगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। बट सर वाटर है तो इनकम्प्रेसिबल होगा, तो ρ1 ρ2 चला जाएगा सर। सो a1 v1 इक्वल टू a2 v2 सर। सर हमें a1 भी पता है सर, हमें पता है सर π/4 d स्क्वायर, d हमें कितना है सर 40, तो कर लो 40 × 10⁻⁻100 कर दो, 10⁻⁻2 कर दो, सॉरी, π/4 d स्क्वायर इक्वल टू, हालांकि नहीं भी करोगे इधर उधर कैंसिल आउट ही हो जाएगा, v2 कितना कैंसिल आउट होगा, तुम 40 भी छोड़ दो इधर भी तो स्क्वायर ही होगा ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नो नीड टू वरी। सो a2 कितना हो जाएगा सर π/4 d स्क्वायर 30 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, नहीं भी करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू हमारे पास v2। क्या अब आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स? सर π/4 से π/4 चला जाएगा सर, सर सीधा हो जाएगा 1600 अपॉन कुछ हमारे पास यहाँ सॉल्व करने के बाद 900 आएगा। बाय सॉल्विंग दिस कितना आंसर आ रहा है? कोई कर पा रहे हो क्या? बताओ v2 कितना आ जाएगा, इंटू v1 भी तो है हमारे पास, तो यहाँ से π/4 इंटू v1 कितना दे रखा था यहाँ, राइट ऑन दैट वैल्यू, हाउ मच v1 इज गिवन, सो दैट इज गिवन 9। सो सिंपली आप बोल सकते हो सर हो जाएगा 40 × 9 अपॉन 30 × 30 इक्वल टू v2। सर 1 0 1 0 3 3 9 और फिर क्या बच गया जी, 1 0 से 1 0 ये 0 चला गया, 3 3 9 4 4 16। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर।
डी इज द राइट आंसर। आराम से आपका आंसर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वेंचुरीमीटर इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू, वेंचुरीमीटर क्यों यूज होता है? मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, मेजर द प्रेशर ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, मेजर द प्रेशर डिफरेंस ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू 2 पॉइंट्स इन अ पाइप लाइन, मेजर द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन अ पाइप। क्या करता है वेंचुरीमीटर? क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स? टेल मी व्हाट इज द फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द वेंचुरीमीटर? मेजर द वेलोसिटी? नहीं। मेजर द प्रेशर? नहीं। मेजर द प्रेशर डिफरेंस? नहीं। मेजर द डिस्चार्ज? यस सर, डिस्चार्ज मेजर करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डेली। दिस इज गोइंग टू यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ डिस्चार्ज, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। कंटिन्यूटी इक्वेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? मैं किसकी कंजर्वेशन की बात करता है? तो हमेशा याद रखोगे माय डियर फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करता है। एनर्जी बर्नौली इक्वेशन इसके बात करता है। मोमेंटम ऊलर इक्वेशन और साथ ही साथ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन याद रखना। मास कंजर्वेशन की बात करता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है बर्नौली इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करता है। दो इक्वेशन हमारा होता है, एक तो हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं नेवियर स्टोक्स और दूसरा होता है ऊलर। नेवियर स्टोक्स ऊलर दोनों मोमेंटम, बट एक लीनियर मोमेंटम होता है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम की बात करता है। तो हमारे पास फिलहाल आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द कंडीशन फॉर द लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट पार्ट L and the length of divergent part L1 in a Venturimeter is option A, length of convergent parts is less than that length of the divergent part. Okay, length of convergent part is greater than length of the divergent part. There is no such a restriction for the length of the convergent and divergent part. Okay, option D, length of convergent part is equal to length of the divergent part. बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर my dear friends? What will be its answer? So yes, by solving this my dear friends, we will get the answer is what? A for apple, length of the convergent part is less than that of length of the divergent part. मैं पूछूंगा ऐसा क्यों होता है? मैं अगर आपसे पूछूं ऐसा क्यों रखते हैं हम लोग दोस्त, हम लोग कन्वर्जेंट पार्ट को कन्वर्जेंट पार्ट लेस देन दैट ऑफ डाइवर्जेंट पार्ट ऐसा क्यों रखते हैं? तो आप हमेशा याद रखोगे टू रिड्यूस द फ्लो सेपरेशन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वेंचुरीमीटर में ना आप लोगों ने देखा होगा तो ऐसा होता था, है ना, और फिर हमारे पास ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप देख लो ये जो ये यहां से यहां तक आपका सो लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट ये कम है और डाइवर्जेंट डाइवर्ज ज्यादा कर। ऐसा क्यों करवाते हैं हम? कभी आपसे पूछे जाएगा व्हाई आई एम गोइंग टू मेक डू दैट, ऐसा मैं क्यों बनाता हूं? तो बोलोगे टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्लो सेपरेशन। मैंने आपको बाउंड्री लेयर में पढ़ाया था फ्लो सेपरेशन क्यों होता है, तो फ्लो सेपरेशन को कम करने के लिए ऐसा होता है। फिलहाल क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन पूछा जा सकता है आपको कि हम लोग लेंथ क्यों ज्यादा रखते हैं डाइवर्जेंट पार्ट का टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्लो सेपरेशन। ये बात आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर अ वेंचुरीमीटर इज गिवन बाय माय डिफरेंस। बहुत फ्रीक्वेंटली डाटा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 0.97 से लेके 0.95 से लेके 97, 0.9 से लेके आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन क्या हो जाएगा? बर्नौली इक्वेशन के अनुसार कौन सा सही है? अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन व्हिच वन इज करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन व्हिच वन इज करेक्ट? क्या बताओगे? ए सही है ना, P अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन के अनुसार ए इज द राइट आंसर। यस, ए इज द राइट आंसर। और इट टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसकी बात करता है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। अगला क्वेश्चन, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर अ कंप्रेसिबल फ्लूइड इज गिवन बाय। फटाफट बता दो यार, ये तो बता दोगे आप लोग। फॉर व्हिच फ्लूइड? दिस इज फॉर द कंप्रेसिबल फ्लूइड। व्हाट विल बी द आंसर माय डियर फ्रेंड्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? एनीबॉडी? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस वन? तो यस माय डियर फ्रेंड्स, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। रो 1 A1 V1 इक्वल टू रो 2 A2 V2। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 मत लगाना, ये हमेशा इनकम्प्रेसिबल में होता था। जब रो 1 इक्वल टू रो 2 होता है मतलब जब हमारा फ्लो इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, तब हम ये यूज करते हैं। फिलहाल यूज नहीं करेंगे इसको, सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। ओके, अगला क्वेश्चन, द रेट ऑफ फ्लो थ्रू द वेंचुरीमीटर इज वेरी। रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब है सर? रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स? दैट टॉक अबाउट द व्हाट? टेल मी दैट टॉक अबाउट द डिस्चार्ज। सो वेंचुरीमीटर से डिस्चार्ज कैसे वेरी करता है? h के साथ, h के पावर 3/2, h के पावर हाफ या h के पावर स्क्वायर। डिस्चार्ज को किसी को फार्मूला याद है? एनीवन हैव रिमेंबर दिस वन? डिस्चार्ज इक्वेशन किसी को याद है माय डियर फ्रेंड्स या नहीं याद है?
तो आप याद रखोगे डिस्चार्ज इक्वल टू, याद रखो डायरेक्टली पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, सी डी A1 A2 अपॉन रूट अंडर ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2GH, याद रखोगे। तो H के साथ अगर सब कुछ को मैं कांस्टेंट मान लूं, अगर मैं सारे चीज को कांस्टेंट मान लूं, दैट ऑल आर को मैं कांस्टेंट मान लूं, तो डिस्चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है, H के पावर हाफ 1/2 का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स सी फॉर चेन्नई, H के पावर 1/2 इज द राइट आंसर। H के पावर 1/2 इज द राइट आंसर। गुड, तो सीधा पूछा जा सकता है। ट्राई टू रिमेंबर दैट इक्वेशन आल्सो। CD इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इसका वैल्यू 0.94 से लेके 0.98 तक हो सकता है, ठीक है, 9798 जो भी दिया हो, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कहलाता है, उसका वैल्यू आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन भी था, अगला क्वेश्चन, A pitot tube measure dynamic pressure of the moving system, temperature of moving system, pressure difference between the two fluid या gauge pressure। किसको मेजर करता है पिटट ट्यूब? देखो पिटट ट्यूब, मैं एक चीज बता दूं, बात हो ही रहा है, तो जो एरोप्लेन का स्पीड होता है वो भी पिटट ट्यूब मेजर करता है, जो तुम्हारा सबमरीन होता है उसका भी स्पीड पिटट ट्यूब मेजर करता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सबमरीन का स्पीड कौन मेजर करता है, पिटट ट्यूब। एरोप्लेन का स्पीड कौन मेजर करता है, पिटट ट्यूब, है ना। कभी एक बार तो पिटट ट्यूब खराब हो गया था, एरोप्लेन में क्रैश कर गया, कुछ 10-15 साल पहले की बात है, पिटट ट्यूब का क्रैश कर गया था क्योंकि अच्छा से रीडिंग नहीं पता चल रहा था, पिटट ट्यूब ब्लॉक हो गया था। तो पिटट ट्यूब कभी भी एरोप्लेन हो जाए, सबमरीन हो जाए, उसमें भी काम करता है। यहाँ पे स्पीड की बात ही नहीं हो रहा है, तो याद रखना कि डायनामिक प्रेशर कन्वर्ट करता है उसी प्रेशर को स्टैटिक्स में जिससे आपको वेलोसिटी पता चलता है। तो अगर ये वेलोसिटी की बात ना पूछे तो आप हमेशा ऑप्शन ए लगाओगे, डायनामिक प्रेशर ऑफ द मूविंग सिस्टम स्टिक, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। एचपीएससी का ये क्वेश्चन था, एचपीएससी। अगला क्वेश्चन, the hydraulic gradient line is always below the total energy line, always parallel to the bottom, same as central line of action, always above the total energy line। so hydraulic gradient line my dear friends, hydraulic gradient line में हमेशा below the total energy line होगा। total energy में आपको पता है ना, वहां पे काइनेटिक हेड कंसीडर नहीं होता है। इन केस ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन काइनेटिक हेड कंसीडर नहीं होता है, बट यहाँ पे हम इसको भी काइनेटिक हेड को भी कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स ये हमेशा टोटल एनर्जी लाइन से कम ही रहेगा। अगला, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द साइफन, साइफन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अब ये सी बात बता दोगे सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, समिट बोलते हैं, ये तो बहुत आराम से बता दो। अगला क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ सर्च टैंक इन अ पाइपलाइन इज, सर्च टैंक का क्या काम है पाइपलाइन में? ऑप्शन ए, स्मूथन द फ्लो ऑफ वाटर, मिनिमाइज द फ्रिक्शन लॉसेज इन द पाइपिंग, to maintain the loss of water under the emergency condition, to relieve the pressure due to water hammer। क्या हो जाएगा आंसर माय डियर फ्रेंड्स? Waiting for your answer. What will be the answer my dear friends? Anybody? What will be the answer? So A, B, C all are wrong. To relieve the pressure of water hammer, that is the function of what? Surge tank। याद रखना सर्च टैंक जो होता है वाटर हैमर को कम करने के लिए होता है। बेसिकली आपने अगर हाइड्रोलिक्स मशीन पढ़ा होगा, जब मैं आगे आपको अगला क्लास में हाइड्रोलिक्स मशीन करवाऊंगा, सो डोंट वरी। तो हाइड्रोलिक मशीन में ये बात मैं आपको बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स कि कैसे हमारे ये वाटर हैमर को कम करता है। आपने देखा होगा ना, ऐसे करके आपके पास पानी होता था, डैम होता है, मैं लिटिल पे बताता हूँ, ज्यादा नहीं जाऊंगा डिटेल में। डैम होता था, ऐसे करके पाइप होता है, यहाँ पे हम सर्च टैंक लगाते हैं ना, ऐसे करके, फिर हम ऐसे करके आते हैं, फिर ऐसे करके आते हैं, यहाँ पे नोजल लगाते हैं। अब ये क्या हो गया यार, ये हमको डरा भी दिया, सारा भाग गया क्या? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? यस, चलो थोड़ा सा जूम आउट नहीं हो सकता? नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे पास ऐसे करके अपना टरबाइन का ब्लेड लगा होता है ना, यहाँ पे ऐसे करके हमारे पास टरबाइन का ब्लेड लगा होगा, ऐसे करके। हाँ, अब इसमें ऐसे ऐसे लगा रहेगा, पानी इस पे आके स्ट्राइक करता है, फिर ये घूमता है। फिर अब समझो यही तुम्हारा सर्च टैंक है, यही तुम्हारा सर्च टैंक है। अब होता है क्या, एक्स्ट्रा पानी आएगा तो उसी में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर ये एक्स्ट्रा पानी आता और अगर तुम्हारे पास नहीं होता ये, तो कभी बाढ़ आ जाए, कभी बाढ़ आ जाए डैम के अंदर, कभी बाढ़ आ गया तो पानी बहुत ज्यादा आएगा। जब पानी बहुत ज्यादा आएगा दोस्त, तो यहाँ पे बहुत हाई स्पीड में मारेगा, फिर पता चला इतना जोर से रोटेट करने लगेगा वो कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ना एक लिमिट से ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा। फिर ट्रांसफार्मर का क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वाले दोस्त टेंशन में आ जाएगा कि यार इतना जोर से अगर हमारा टरबाइन घूमेगा, इसी टरबाइन से तो हमने इलेक्ट्रिकल का साथ कनेक्ट कर रखा है, ये मैकेनिकल का टरबाइन है, इसके साथ हमारे पास इलेक्ट्रिकल का कनेक्ट होता है, तो फिर यार बहुत जोर से घूमेगा, बहुत जोर से घूमेगा तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो अगर तुम चाहते हो ऐसा ना हो,
तो यहाँ पे पानी को रोकोगे, जब सडन पानी को रोकेगा माय डियर फ्रेंड्स तो वाटर हैमर के चांसेस होगा, हो सकता है पाइप टूट जाए। तो सर्च टैंक होता है तो एक्स्ट्रा पानी को अपने पास रोक लेता है और जितना जरूरी है उतना ही जाने देता है, तो वाटर हैमर नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स डी फॉर दिल्ली। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ ठीक है मुकुल, या तो करेक्ट आंसर जो है डी फॉर दिल्ली, टू रिलीव द वाटर हैमर। अगला क्वेश्चन, the total rate of flow when the pipe are connected in series equal to same the sum of the equal to the reciprocal sum of the same as the rate of flow through each pipe, the product of the flow through the each pipe। क्या हो जाएगा my dear friends? क्या हो जाएगा? क्या the total rate of flow when the pipe are connected in series, discharge जब सीरीज में कनेक्शन होता है my dear friends पाइप का, सीरीज में जब कनेक्शन होगा, ठीक है, सीरीज में जब कनेक्शन होगा, ठीक है, तो हर जगह डिस्चार्ज क्या रहता है? अगर यहाँ से डिस्चार्ज 1 है, यहाँ भी डिस्चार्ज 1 होगा, यहाँ भी डिस्चार्ज 1 होगा, तो सीरीज में डिस्चार्ज सब में सेम होता है। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। याद रखना सीरीज कनेक्शन में डिस्चार्ज सब में सेम होता है, बट पैरेलल कनेक्शन में अलग अलग पाइप में डिस्चार्ज अलग अलग होगा। सीरीज कनेक्शन में एक बात और याद रखना, हेड लॉस जो होता है ना, टोटल हेड लॉस, इसका HF1 हेड लॉस है, इसका HF2 हेड लॉस है, इसका HF3 हेड लॉस है, तो टोटल हेड लॉस क्या हो जाएगा? HF1 प्लस HF2 प्लस HF3, दैट इज कॉल्ड टोटल हेड लॉस। तो टोटल हेड लॉस ऐड हो जाता है इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन, बट इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन डिस्चार्ज ऐड हो जाता है। पैरेलल कनेक्शन कैसा होगा? हमारे पास यहाँ से पानी आया, एक पाइप इधर चला गया, एक पाइप इधर चला गया, तो यहाँ जो भी पानी आया इधर क्या होगा? डिस्चार्ज 1, इधर क्या होगा? डिस्चार्ज 2, तो टोटल डिस्चार्ज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्चार्ज 1 प्लस डिस्चार्ज 2, तो दैट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन, दैट इज फॉर द पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में हेड लॉस सेम रहता है। तो मैंने आपको ओवरऑल सारी बात बता दिया सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड, सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड जितनी भी डिफरेंट बातें थी मैंने आपको सारी बात बता दी। याद रखोगे सीरीज कनेक्शन में डिस्चार्ज सेम रहेगा और हेड लॉस, टोटल हेड लॉस सबके इक्वल हेड लॉस के सम के बराबर हो जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्चार्ज, बट हेड लॉस सेम रहेगा। ये बात याद रखोगे, आपकी काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइपलाइन। इसका ये डाटा आप लोग याद रख लोगे, मैं प्रूफ कर दूं, हमेशा याद रख लोगे। 66.7% होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैं भी बताया था आपको, याद रखो। HF इक्वल टू क्या था माय डियर फ्रेंड्स? H/3 होता था। इसी को कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग निकालते हैं तो हमारा एफिशिएंसी आ जाता है 66.7%। तो पूछ सकता है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइपलाइन, तो ये हो जाएगा 66.67%, दैट यू हैव टू बी रिमेंबर। अगला क्वेश्चन है बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा is the difference from the surface of the solid body in the direction perpendicular to the flow where the velocity of flow is equal to, तो आप बोलोगे सर 0.99 times of the free stream velocity, that means C is the boundary layer thickness। क्या होता है? तो लगभग जब 0.99 times of free stream velocity हो जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स? दैट इज नोन एज फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इज नोन एज बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस की पूछा जा रहा था तो आपने आराम से बता दिया होगा। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, ए बाउंड्री लेयर थिकनेस ऑफ ए लेमिनार फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट ऑफ डायमीटर 0.25 मीटर फ्रॉम द लीडिंग एज, डिस्टेंस एंड नॉट डायमीटर। एक्चुअली ना हो क्या रहा है ना, आप लोग को दिखाने के चक्कर में मैंने बड़ा बना दिया पीडीएफ, ठीक है। तो जब मैं नजदीक से पढ़ता हूँ ना तो होता क्या है, मुझे उतना अच्छा विजिबल नहीं होता है। तो कभी आपने देखा होगा हमसे कुछ मिस्टेक, हाँ मैं अगर यहाँ से दिखूं फिर आपको नहीं दिखेगा, अगर मैं यहाँ से दिखता हूँ तो फिर भी थोड़ा बेटर दिखता है, बट जब मैं पूरा पास आके देखता हूँ ना तो फिर मुझे नहीं अच्छा दिखता रहता है। दैट्स व्हाई डिस्टेंस को हम डायमीटर पढ़ रहे थे, ठीक है। बट कोई बात नहीं, फटाफट आंसर बताओ, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ माय डियर फ्रेंड्स? किसी ने किया? हाँ, सो सर क्या बोल रहा है? द बाउंड्री लेयर थिकनेस ऑफ अ लेमिनार ओवर अ फ्लैट प्लेट, लेमिनार फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट at a distance of 0.25 meter from the leading edge is 8 mm, then what will be the thickness at a distance of 0.75 mm? तो हमारे पास इतना तो पता है सर, कितना से पूछा जा रहा है? 0.75 मीटर पे पूछ रहा है, नॉट mm, 0.75 मीटर पे। तो आप बोलोगे सर बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है, किसी को याद है? हाँ सर हमको याद है, 5x अपॉन रूट अंडर ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, REX होता है सर। या मैं इसको बोलता हूँ 5x रूट अंडर ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रो भी x अपॉन म्यू होता है सर, रो भी x अपॉन म्यू।
तो सर यहाँ पे अगर मैं डेल्टा को देखूं, सिर्फ एक्स वैरी हो रहा है ना सर, रेस्ट चीज तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर 5 अपॉन रूट अंडर रो भी अपॉन म्यू इंटू एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स। हाँ सर, ये सब के सब तो कांस्टेंट है सर, तो भगा दो, तो डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर, तो डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर, डेल्टा जो है बाउंड्री लेयर थिकनेस किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा सर, तो सर डेल्टा जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इक्वल टू एक्स के पावर हाफ, यानी कांस्टेंट हटाऊंगा तो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू एक्स के पावर हाफ। सो सर मैं बोल सकता हूँ डेल्टा 1 अपॉन x1 के पावर हाफ इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन x2 के पावर हाफ। तो सर हमसे क्या पूछा जा रहा है, डेल्टा 2 पूछा जा रहा है सर, तो डेल्टा 2 हो जाएगा डेल्टा 1 x1 के पावर हाफ इंटू x2 के पावर हाफ। बस वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो। सो सर डेल्टा 2 इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा 1 कितना था सर 8 mm था सर, तो 8 mm पुट कर दो सर, ओके, इनटू एक्स ये x2 था सर कितना 0.75 मीटर, तो कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा ना, ये 0.25 मीटर ही है ना, ओके, नो नीड टू वरी, 0.25 मीटर ही है, तो हो जाएगा 0.75 अपॉन 0.25 के पावर कितना, बताओ बताओ एनीबॉडी, हाफ, तो 25 8√3 के अप्रॉक्स आ जाएगा, 8√3 यहाँ सॉल्व करोगे तो डेल्टा 2 कितना हो जाएगा 8√3, तो 8√3 कितना हो जाएगा, √3 अप्रोक्सीमेट पुट करोगे तो आ जाएगा 13.85, ए इज द राइट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, सो बी रेडी फॉर दैट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ, इफेक्टिव आइडिया बिल्कुल सही, डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, आप शायद लेट सेशन देख रहे हो, है ना, ये बहुत पहले हो चुका है। अगला क्वेश्चन, बाउंड्री लेयर थिकनेस अलोंग द डायरेक्शन इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट, या फर्स्ट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज। बाउंड्री लेयर थिकनेस अलोंग द डायरेक्शन, तो आप बोलोगे सर लगातार बढ़ेगा, वैसे भी आप देखोगे बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता था हमारे पास, सो आप बोलोगे सर एक्स के पावर हाफ से बढ़ता था, प्रोपोर्शनल होता था ना, प्रोपोर्शनल, तो अगर हमारा एक्स बढ़ेगा तो हमारा वेलोसिटी बाउंड्री लेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, सीधा क्वेश्चन था बाउंड्री लेयर थिकनेस। अगला क्वेश्चन, which one of the following statement is correct while using boundary layer equation, Bernoulli equation? Which of the following statement is correct while using boundary layer equation, Bernoulli equation? Boundary layer जब हम Bernoulli की बात करते हैं, it can be used anywhere, it can be used only outside the boundary layer, can be used only inside the boundary layer, cannot be used either inside or outside the boundary layer. क्या हो जाएगा my dear friends? What will be answer anybody? देखो बाबा, समझो प्यार से, बाउंड्री लेयर ये बनाना, हमेशा बताया हूं मैं क्लास के अंदर, बाउंड्री लेयर के अंदर फ्लूइड विस्कस होता है दोस्त, बाउंड्री लेयर के अंदर का जो फ्लूइड होता है हाईली विस्कस होता है, और बाउंड्री लेयर के जो बाहर का जो फ्लूइड होता है वो कम नहीं विस्कस, वहां पे विस्कोसिटी का इफेक्ट निग्लेजिबल होता है, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ। तो आइडियल हम बर्नौली कब लगाते हैं सर, जब फ्लूइड आइडियल होता है, तो फ्लूइड आइडियल अंदर में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अंदर में तो हाईली विस्कस है सर, बट ऊपर में विस्कोस की इफेक्ट निग्लेजिबल है, मैं ये नहीं बोल रहा विस्कोसिटी नहीं है, बट उसका इफेक्ट निग्लेजिबल है। तो अगर हमको कहाँ लगाना, ऊपर लगाऊंगा अंदर, तो बाउंड्री लेयर के बाहर का जो फ्लूइड होता है ना सर, उसको हम आइडियल फ्लूइड की तरह ट्रीट करते हैं, दैट्स व्हाई हम बाउंड्री लेयर से बाहर लगाएंगे। द करेक्ट आंसर इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, कैन बी यूज इनसाइड द बाउंड्री लेयर, नहीं, कैन बी यूज आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, यस, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगर हमें लगाना है तो बाउंड्री लेयर से हम बाहर लगाएंगे, अंदर कभी नहीं लगाएंगे, अदरवाइज आप गलती कर बैठोगे, तो हमेशा हम बाहर लगाएंगे। So B for Bombo is the right answer. And yes, thank you guys for your patience. अगला क्वेश्चन, the boundary layer float separate from the surface. The boundary layer float separate from the surface. मतलब ये पूछा जा रहा है बाउंड्री लेयर का सेपरेशन कब होगा, क्या होगा आंसर, फटाफट बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, एनीबॉडी? तो याद रखना, बाउंड्री लेयर का सेपरेशन तभी होता है जब हमारा dp अपॉन dx पॉजिटिव होता है, पहली बात ये पॉजिटिव हो, और साथ ही साथ जब du अपॉन dy क्या हो जाता है सर, जीरो हो जाता है, तब हमारा फ्लो सेपरेशन होने लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये याद कर लेना बच्चों, बहुत बार ये एग्जाम में आता है। मैं हालांकि देखो अभी इतना टाइम नहीं है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कैसे, मैं मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल सहमत है, अभी आप रट रहे हो, आप हमसे पूछ सकते हो सर ऐसे क्या, सर कुछ होता है तो उसके पीछे वजह होता है ना सर, ऐसा थोड़ी ना कि हो गया, कुछ तो वजह होगा, बिल्कुल बाबू वजह है इसके पीछे, सब मैं क्लास में बताऊंगा या बताया हूं अगर आपने क्लास किया होगा। अभी मैं अगर यही डिस्क्राइब करने लगूं, मैं इस चीज को समझाने के लिए 45 मिनट लेता हूं क्लास में, अगर कोई आपका दोस्त या आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, यही बात समझाने के लिए कि फ्लो सेपरेशन कैसे होगा, अप्रोक्सीमेट आई विल टेक 45 मिनट्स।
तो इतना आपको लग रहा होगा सर ने सीधा आंसर बता दिया। दोस्त अभी टाइम बहुत कम है अपने पास, तो हमें जस्ट जो बातें हैं वही मैं बता रहा हूँ, याद रखो। बट इसके पीछे वजह है, लॉजिक होता है, व्हाई इट इज हैपनिंग। बट यस इट विल टेक 45 मिनट्स। तो कभी मिलेंगे मैं आपके साथ यूट्यूब पे और मिलेंगे, तब मैं इसमें डिस्क्राइब कर दूंगा व्हाई इट इज हैपनिंग। ओके, फिलहाल हमें आंसर याद रखना, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द shear stress in the turbulent pipe flow, the shear stress in the turbulent pipe flow vary parabolic radius, parabolic से होता है, कांस्टेंट होता है, according to one of our zero at the center, इनकी linearly to the wall। ये भी और क्वेश्चन है क्या हमारे पास, ये द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर फ्लो। ये बता दो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लेमिनार फ्लो कैसा होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप समझते हो ये पैराबोलिक होता है। अगर इन लेमिनार फ्लो पाइपलाइन के थ्रू कैसा होता है, हमारा पैराबोला होता है। अगला क्वेश्चन और भी है क्या, समाप्त हो गया, यस नो, द होल क्वेश्चन गेट्स कंप्लीटेड। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स ये था हमारा एफएम। मैं अगली क्लास में फिर मिलूंगा आपके साथ। तो आज मैंने सिर्फ फ्लूइड का क्वेश्चन देखा हूं, जब अगली क्लास में मिलूंगा माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग हाइड्रोलिक्स मशीन जो है, हाइड्रोलिक्स मशीन उसका भी क्वेश्चन देखेंगे। बिकॉज देखो मैं जब आप लास्ट क्वेश्चन एनालिसिस कर रहा था, तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन आपसे हाइड्रोलिक्स मशीन से आया हुआ था, इस बार भी चांसेस आने का। तो अगली सेशन में हम लोग हाइड्रोलिक्स मशीन के साथ मिलेंगे, यही 50-55 क्वेश्चन, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बी एश्योर्ड फॉर दैट। सो डोंट स्टे ट्यून्ड फॉर द फ्राइडे। कब, फ्राइडे को हम लोग फिर मिलेंगे आपके साथ। इस बीच में आपका सेशन चलता रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, सिविल का कल भी सेशन है, परसों भी है, सब दिन सेशन है आपका, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स लेगा। मेरा बारी फिर फ्राइडे को है एचएम के साथ, ठीक है, और मे बी सोम भी होगा, ठीक है। So yes, my dear friends, thank you all, and yes, stay positive. Yes, you have a lack of time, but yes, that time is sufficient. So don't worry कि आपसे छूट गया, जो भी हुआ है आपके पास टाइम है, 20 दिन है अभी, तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप उसको अच्छा से यूटिलाइज करो। और if you want any much more guidance, then yes, you can join with us on this macro model, which can be launched by the expert faculty. They all will assist. If you want, you can join this. So my dear friends, thank you all to joining with us. Thank you.